नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। को हराना चाहते हैं, मुसलमान बीजेपी को हराना चाहता है और मुसलमानों के सो कॉल्ड रहबर उसको अखिलेश यादव को हराना। समझ में नहीं आ रहा किसको वोट करें किसको नहीं करें। यही स्थिति दलितों की बनी हुई है। दलितों की रहबर जो हैं मैडम मायावती, वो अखिलेश यादव को हराना चाहती हैं और खुलेआम कहती हैं कि अखिलेश यादव को हराने के लिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। आप लोग जानते हैं। काफ़ी योगी जी कहते हैं हमने 350 करोड़ लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया। भाई आबादी 20-22 करोड़ है इसकी, उत्तर प्रदेश की, और योगी जी ने मनरेगा में 350 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। कहाँ से दे दिया? जो आरएसएस है, जाहिलों का संगठन है, पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिजीवियों का संगठन नहीं है। जिस तरह से ये प्रोडक्ट उनके सामने आ रहे हैं, जनता के सामने का माहौल है। और न तो ये पहला चुनाव है और न आखिरी चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में ऐसी उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि इसको वोट करें ना करें। बाइयन जैसा कि मैंने देखा है, पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, पूरी देश की जनता बीजेपी को हराना चाहती है और ख़ास तौर से मुस्लिम बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम के जो लीडर हैं, जो सो कॉल्ड लीडर हैं, ओवैसी साहब जो बड़े लीडर हैं, वो अखिलेश यादव को हराना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को हराना चाहते हैं। मुसलमान बीजेपी को हराना चाहता है और मुसलमानों के सो कॉल्ड रहबर उसको अखिलेश यादव को हराना चाहते हैं। तो मुसलमान की समझ में नहीं आ रहा किसको वोट करें किसको नहीं करें। यही स्थिति दलितों की बनी हुई है। दलितों की रहबर जो हैं मैडम मायावती, वो अखिलेश यादव को हराना चाहती हैं और खुलेआम कहती हैं कि अखिलेश यादव को हराने के लिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। आप लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु। ऐसी स्थिति में दलितों के लिए भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो जो ये मतलब अनसर्टेन है, अनडिसाइडेड है टोटल वोटर कि किसको करें, कैसे इसको बीजेपी से लोग आगे जो आ चुके हैं। चाहे कोरोना के बहाने लोगों को परेशान किया गया हो, लाखों करोड़ों, तो 20 करोड़ रोजगार देने की बात की थी बीजेपी ने, मोदी जी ने, और 20 करोड़ लगभग बेरोजगार कर दिए इन्होंने सिर्फ कोरोना काल में। कोरोना काल में गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करे, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करे। इन प्रोटेक्ट न करने के बजाय लोगों को परेशान किया गया। बेरोजगार की स्थिति है। आने वाले समय में चोरी डकैती और जो इस तरह के जो क्राइम है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस तरह से एक तरह से लॉलेसनेस है और यूपी का तो कोई जवाब ही नहीं है। यूपी में योगी जी कहते हैं हमने 350 करोड़ लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया। भाई आबादी 20-22 करोड़ है इसकी, उत्तर प्रदेश की, और योगी जी ने मनरेगा में 350 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। कहाँ से दे दिया? तो किस तरह के लोग हैं? सबसे अफसोस की बात है, हम आरएसएस को एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, बुद्धिजीवी संगठन मानते थे। लेकिन जिस तरह से योगी, मोदी, अमित शाह और ये लोग हैं, इन लोग जो ये लोग रिफ्लेक्ट करते हैं कि इससे साफ जाहिर होता है कि मतलब जो आरएसएस है, जाहिलों का संगठन है, पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिजीवियों का संगठन नहीं है। जिस तरह से ये प्रोडक्ट उनके सामने आ रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में दलितों के हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम तो बहुत छोटी पार्टी हैं कि किस तरह से बीजेपी को रखा जाए, लेकिन हम मजबूर हुए कि कोई दलितों के पास विकल्प नहीं है, मुसलमानों के पास विकल्प नहीं है, देश की जनता के पास विकल्प नहीं है। इसलिए अम्बेडकर समाज पार्टी को चुनिंदा सीटों पर मैदान में आना पड़ा। आज बस इतना ही कहूँगा। आप हम सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो उसका अभी डिसाइड नहीं, फाइनल नहीं हुए। पूर्वांचल के 4-6 सीटें और होंगी, उधर ज़्यादा नहीं। तो आने वाले समय में आपकी पार्टी बुलाएगी कि नहीं? निश्चित तौर से इस इलेक्शन, देखिए इस इलेक्शन के बाद में बीएसपी खत्म हो रही है, ओवैसी साहब खत्म हो रहे हैं, अयूब साहब खत्म हो रहे हैं, और भी तमाम, ये यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी एंटर नहीं कर पाएगी। राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो भी, उनको भी दुनिया जानती है किस तरह से हैं। और जीतने के बाद जाएंगे कहाँ? अगर देखिए, मैंने लोगों से पूछा, जहाँ मेरी रैलियाँ हुई, मीटिंग हुई, मैंने लोगों से पूछा कि अगर खुदा न खास्ता बीजेपी को 10-20 सीटें कम पड़ जाएं और मायावती 10-20 सीटें जीत जाएं, तो मायावती किसके साथ खड़ी होंगी? एक आवाज़ में लोगों ने जवाब दिया कि मायावती जी बीजेपी के साथ खड़ी होंगी। यही काम राजभर का था, और यही काम जो उसमें हैं, उनके बेटे हैं लोकदल वाले भी 10-20 सीटें जीते हैं। और बीजेपी, हाँ, जयंत चौधरी, वो भी अगर 10-20 सीटें जीते हैं, तो निश्चित तौर से ये बीजेपी का खेल है, बीजेपी के साथ खड़े होंगे। तो इस हालात में कौन किधर जाए, ये कुछ कह नहीं सकता। जनता का स्नेह और प्यार आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा तो मैं कैसे टिकता? आप देखिए, चेहरे पर सेकंड नहीं है। मैं 40 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, और आज से करीब 16 साल पहले मैंने क्लास 1 की सर्विस छोड़ी।
कोई मुझे अफसोस नहीं, कोई नहीं, लोगों का मोहब्बत मिल रही है मुझे। मैं अपने ट्रैक पे हूँ। मैं भी किसी पार्टी का पुर्जा बनता, एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से बीएसपी को बनाया चलाया मतलब मैंने और मेरे साथियों ने, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं भी किसी का पुर्जा बन के मैं भी कहीं हो सकता था, लेकिन पुर्जा बनना नहीं है, समाज को सही रास्ता दिखाना और देश के लिए कुछ अच्छा सोचना, अच्छा करने की। आपकी मुख्य लड़ाई किससे? मुख्य लड़ाई तो देखिए भाजपा से है। जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं इस देश में, उनके खिलाफ लड़ाई है। जो दलितों के साथ साथ मुसलमानों को जीने नहीं देना चाहती, मेरी लड़ाई वर्चुअली उन्हीं के साथ में है। पॉलिटिकल लड़ाई है या वैचारिक मतलब है? अभी चुनाव है, देखिए वो उनसे वैचारिक लड़ाई है। भाजपा और उनके जो सहयोगी संगठन हैं उनसे वैचारिक लड़ाई है। लेकिन पॉलिटिकली जो बीजेपी को सपोर्टर हैं, इनविजिबल सपोर्टर हैं, कुछ खुलेआम सपोर्टर हैं, मायावती और ओवैसी जैसे, तो वो भी उनको भी मैं अम्बेडकर समाज पार्टी अपना दुश्मन मानती है और उनके खिलाफ भी बाकायदा उसमें चुनाव में उतरी हुई है। वैचारिक लड़ाई की बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो कहाँ नुकसान नजर आता है बीजेपी से समाज को? देखिए बीजेपी ने जो अब तक उनके क्रियाकलाप रहे, आप थ्योरेटिकल देखिए, वैचारिक तौर पे देखिए, वो कहीं भी यहाँ के लोग, यहाँ के देश और देशवासियों के हित में नहीं है बीजेपी का आना। और जिस तरह से ये जो एलपीजी लेके आए वाजपेयी के टाइम पर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उससे भी पूंजीपतियों का फायदा हुआ। आज भी जब से मोदी जी आए 7 साल हो गई, सिर्फ अडानी, अंबानी और चंद पूंजीपतियों के अलावा कहाँ किस का भला हो रहा है? गरीब आदमी परेशान है। सिर्फ 5-15 करोड़ की बात करने के बाद में और 5 किलो गेहूँ चावल पर बात आगे रुक जाती है उनकी। सर आपसे एक सवाल अगर किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में, ओवैसी साहब भी कहते हैं मुसलमानों का अस्तित्व ही खतरे में है। सच्चाई है, खतरे में है क्या आपकी नज़र में? देखिए, मैं 1966 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में साफ कहा गया है कि हिंदू नाम का धर्म नहीं है। 1976 का ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, उन्होंने भी कहा कि हिंदू नाम का धर्म नहीं है। 1995 का एक जजमेंट आया है 3 जजों की बेंच का, जस्टिस JS वर्मा उसके चीफ थे, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा हिंदू नाम का धर्म नहीं है। ये गाली गलौज का शब्द है, यहाँ तक कह दिया उन्होंने जस्टिस। तो अब जब हिंदुत्व की बात नहीं, कहाँ सा हिंदुत्व है? ये सनातन धर्म हो सकता है, कुछ हो सकता है। अगर सनातन धर्म कहीं खतरे में तो हम मान सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिंदू नाम का गैंग है कुछ लोगों का, वो पूरे उसको सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। ये जो मतलब धर्म की लड़ाई हो रही है, इसमें आपकी नज़र में पीछेगा कौन? आम जनता पिसेगी। जो धर्मांध लोग हैं वो पिसेंगे धर्म की लड़ाई में। धर्म की लड़ाई तो है ही नहीं। ये धर्म का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं 2019 में पाकिस्तान गया, कराची यूनिवर्सिटी में एक 78 देशों की कॉन्फ्रेंस थी, उससे इंडिया से मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ देखा कि जो नॉन हिंदू हैं, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री में, पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ गैर मुस्लिम 3.5% हैं। उन 3.5% को 5% रिजर्वेशन है, कोई भी है उसमें, ब्राह्मण भी हैं, दूसरे भी हैं, दलित भी हैं, उनको 5% रिजर्वेशन है एवरी वॉक ऑफ देयर लाइफ। वहाँ परेशानी क्या है? परेशानी कुछ है नहीं। बोले कि सब चीज़ तो हम आपस में मिलकर बनाते हैं, ये सब मदद करते हैं, वहाँ झगड़ा ही नहीं है, वहाँ कोई कम्युनल राइट नहीं होते। और खास भी तो झगड़े तो वहाँ एक कौम के लोगों में झगड़े होते हैं। मैं 10 दिन रुका, मैं गुरुद्वारे भी गया, चर्च गया, मंदिर गया, लेकिन वहाँ सब ने बताया कि जहाँ कोई लफड़ा होता तो या तो हम हिंदू नहीं रहते, या फिर मतलब या मार दिए गए होते। अगर ऐसा कुछ होता, वर्चुअली ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ये सिर्फ यहाँ की दोनों देशों की कोई लड़ाई है कि यहाँ किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो, ये सारा बात है। अभी इजिप्ट गया था, इजिप्ट में ह्यूमन राइट एंड इस्लाम के ऊपर मेरा लेक्चर था। मिस्र गया था मैं इसी पिछले साल अगस्त में, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी लड़ाई यहाँ पर है, सिर्फ राज की लड़ाई है, राज करने की लड़ाई है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जाए, लोगों को बर्बाद किया जाए। आज तक देखिए ओबामा में जो 40 जवान मारे गए, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? पुलवामा में जो 40 जवान मारे गए थे BSS के, आज तक उसकी जांच क्यों नहीं कराई सरकार ने? आप सभी जानते हैं क्या है ये? सिर्फ फसाद। जो अगर कहा जाए RSS एक फसादी संगठन है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जिस तरह से ये कर रहे हैं। देश को मुद्दा बना दिया गया है चुनाव में, हिजाब को मुद्दा बना दिया गया है, क्या लगता है आपको? देखिए, आप हिजाब, शरीर को ढक के रहना कोई बुरी बात नहीं है। क्या हम चाहेंगे कि हमारी माँ बहन बेटियाँ नंगी घूमें? जो माफ़ करें मुझे, जो हिंदुत्व की, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदुओं की जो कल्चर है, आप देखो तमाम बाबा नंगे घूम रहे हैं, क्या मतलब है?
यहाँ क्या हमारी बहन बेटियाँ शर्मसार नहीं होती? और एक लड़की अपने आप को, अपने सिर को, उसको शरीर को ढक के रहना चाहती है, तो उसमें तो किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बहन बेटियाँ सरेआम नंगे घूमें या कैसे घूमें। एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, ठीक है, उसमें तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी हिजाब, कभी लव जिहाद, इस तरह से करके सारी ये बदमाशियाँ होती हैं। क्योंकि हज़ारों साल से यहाँ इस देश में हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। ये 100 साल से ये सारा फसाद क्यों शुरू हो रही है? 1947 के बाद ये सब कुछ कैसे बढ़ गया? तो ये नेचुरली जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मेजॉरिटी के हक में होती है। मेजॉरिटी के लोग सत्ता में आए, लेकिन यहाँ माइक्रो माइनॉरिटी के लोग आज़ादी से लेकर आज तक सत्ता में हैं। ये यही वर्चस्व की लड़ाई है कि हाउ टू रिमेन इन पॉलिटिकल हेल्म ऑफ अफेयर। वही लड़ाई है, उसके अलावा कोई लड़ाई नहीं यहाँ पे। सत्ता में बने रहने के लिए ये सब हिंदू को मरवा दें, मुसलमान को मरवा दें, जवानों को मरवा दें। और चीन को, जहाँ तक चीन की बात है, चीन में भी करीब 40 जवान मारे गए थे, बुरी तरह से मारे। उसका क्या हुआ आज तक? 56 इंच का सीना कहाँ गया? कोई क्यों नहीं हुआ? और हिम्मत है तो करो ना, उसको चीन पे अटैक करो। पूरी देश की जनता तुम्हारे साथ है। वो नहीं करेंगे। हाय पाकिस्तान, हाय मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। और यहाँ एक बात और कहूँगा, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का भारत का मुसलमान, मैं नहीं समझता जितने आए होंगे बाहर से उससे ज़्यादा बाहर चले गए। यहाँ का मुसलमान अरब, ईरान या अफगानिस्तान से नहीं आया, हम में से ही मुसलमान बने हैं, चाहे मुगलों के टाइम पे हों या उसके बाद में हों। ज़्यादातर 96% एज ऑन रिकॉर्ड जो मुस्लिम हैं इन हिंदुओं से बने। और इसीलिए हिंदुओं की जातियाँ भी वो साथ में ले गए। कहते हैं मुसलमान इस्लाम में जातियाँ हैं। आप अरब में जाएंगे, कहीं अरब के किसी कंट्री में चलाएँ, कहीं सर में वहाँ जाति नाम की है नहीं। शिया सुन्नी भी कोई सरफेस पर नहीं आता वहाँ पे, सभी साथ नमाज़ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं तो बड़ा फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देश को तबाह करने की बात है। और ये काम कांग्रेस ने भी कम नहीं किया। कांग्रेस ने मतलब एक साइलेंट इनविजिबल रूप में किया, और एक बीजेपी खुलेआम कर रही है। एक वाइल्ड हिंदुत्व है, एक माइल्ड हिंदुत्व है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिंदुत्व की पार्टियां हैं, एक वाइल्ड हिंदुत्व, एक माइल्ड हिंदुत्व है। सर आप 10 सीट पर लड़ रहे हैं, हाँ, मान लिया जाए कि 5-6 सीटें अगर आपको मिल गई जी, और सरकार अगर हंग असेंबली हो जाता है, हाँ, भाजपा को भी 2-4 की जरूरत हो और सपा गठबंधन को भी जरूरत हो, तो वैसी परिस्थिति में आप किधर जाएंगे? मेरी इन नज़र में जो सपा और बसपा हैं, ये भाजपा की फ्रेंचाइजी है। जिस तरह से ये काम कर रही है, समाजवादी पार्टी भी भाजपा की फ्रेंचाइजी के तौर पर काम कर रही है, और बसपा तो फिर खुलेआम हो गया, तो हो गए। क्योंकि एक बार आपको याद होगा 2019 से पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और वही हुआ। तो वो सपा कैसे उसकी नहीं हुई? ये मुसलमान की समझ में आए ना आए तो वो उनका काम है, लेकिन तो साफ बात है, खुलेआम उन्होंने पार्लियामेंट में किया था और सारे टीवी अखबार में आया था, और वही हुआ 19 में मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसमें जरूर मुलायम सिंह जी और उनकी समाजवादी पार्टी का हाथ रहा होगा। आप सेकुलर मुसलमान करते करते मर जाएंगे। सेकुलर कौन है? मुसलमान एक्स्ट्रा सेकुलर बना हुआ और अपने आप को बदनाम कर रहा है। सर सवाल का जवाब आया नहीं, जाएंगे किधर? हम फिर से चुनाव हो जाएगा, क्या ऐसी परिस्थिति में चुनाव होता और मजा आ जाएगा। तो फिर हम 10 पर नहीं, हम पूरे 400 पर लड़ेंगे अगले चुनाव में। हम तो चाहते हैं कि हंग असेंबली बने, सरकार ही नहीं बने, और बन जाए तो चले नहीं। कोई ऐसी सरकार के कोई मायने नहीं है।